सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। सर पूरा इंट्रो जब हमने प्रिपेयर किया, जब हमने थोड़ा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि आपका जो जीवन है उस जीवन में अनुशासन और शिक्षा का बहुत गहरा योगदान देखने को मिला हमें। ये बचपन से आपकी रुचि थी कि घर वालों ने? देखिए, ये जिस तरह के जो संस्कार होते हैं वो कहीं न कहीं पीढ़ियों से आते हैं। हम्म। और नेचुरली परिवारों से ही संस्कार आते हैं, और ये माता-पिता के और हमारे बाबा जी के जो संस्कार थे, उन्हीं को देखते हुए और उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस मुकाम पे पहुँचे। दैट दैट मच आई कैन से। आपको डॉक्टर बनने का सबसे पहले ख्याल कब आया? आपका सपना था पढ़ाई करना? आपका मन लगता था पढ़ाई में? देखिए, हमारा परिवार का जो पूरा एक बैकग्राउंड था वो बड़े शिक्षा का था। और मेरे पिताजी जो है को एक जो उनके स्टूडेंट थे वो बड़े एक आदर्श शिक्षक के रूप में देखते थे। और दिगरा डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग के बीएड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। और मैं आपको बताऊं कि जब उनका निधन हुआ तो कुछ परिस्थितियां बड़ी अजब सी थी। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समय मुझे ये पता चला कि जो है एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है। क्योंकि उनके ऐसे ऐसे छात्र मिले मुझे, मिलने आए जिनको मैं कभी देखा नहीं था, कभी जानता नहीं था, कभी उनसे मिला नहीं था। और उनके विचार, उनकी भावनाओं, उनके आंसू देखकर ये लगा कि जो है एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। शायद उसी की परिकल्पना थी, और हम लोगों ने भी उसी राह को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्योंकि जब पिताजी रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए, तो उस समय जो है बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस उनको बुलाते थे। लेकिन उसके उलट उन्होंने जो है अपने गांव पे, हम लोग का जो गांव पे है वहाँ पे एक चैरिटेबल स्कूल स्टार्ट किया। तो हम लोग को भी लगता था यार कहाँ एक इतना बड़ा पीएचडी धारक इतने लोगों को शिक्षक बनाया। बीएड का काम ही होता है कि शिक्षकों को शिक्षा देना। तो इतना बड़ा एक व्यक्तित्व जो है इस कहाँ। लेकिन अब समझ में आता है कि वो नींव कहाँ होती है। संस्कारों की जो नींव होती है वो बचपन से पड़ती है, और उसके प्रति शायद वो बहुत संकल्पित थे, जिसकी वजह से जो है ये। तो वही सारी चीज़ें हम लोगों ने भी अडॉप्ट की। उस विद्यालय को अभी भी हम लोग चलाने की कोशिश करते रहते हैं और उसको चला रहे हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा समय उसमें नहीं दे पाता, लेकिन मेरे छोटे भाई उसमें बहुत समय देते हैं। तो यही कह सकता हूँ कि उन्हीं संस्कारों को मैं की वजह से जो कुछ बन पाया वो आपके समक्ष हूँ। सर ये जो संस्कार है, सेवा के संस्कार है, ये आपके व्यक्तित्व में देखने को हमें मिलता है। और जिस स्कूल की आपने बात की, हम डेफिनेटली हमारी टीम के साथ वहाँ पे विजिट करना चाहेंगे। अगर हमसे कोई योगदान होगा, हम जरूर वहाँ पे, चाहे शिक्षा से लेकर के हो, बच्चों को बताने क्या हो, एजुकेशन से लेकर के हो, या उनको कुछ सामान सामग्री की अगर आवश्यकता है, तो हम जरूर वहाँ पे जा करके हमारा कुछ योगदान हम देना चाहेंगे। सर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी एक्टिव थे। जैसे जो संस्थान है एबीवीपी से आप एक्टिव थे, आप आरएसएस के सदस्य थे। ये जो सवाल है मेरा ये है कि कॉलेज स्टूडेंट अगर है तो कितना ज़रूरी है उसको एक्टिव रहना स्टूडेंट लाइफ में। सिर्फ ये दायरा ना हो कि कॉलेज गए हो, पढ़ने के लिए गए हो, सिर्फ पढ़ाई करो। कितना शेप करता है इंसान का व्यक्तित्व है अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो? कि मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होगा, तो उसके व्यक्तित्व का विकास उस तरह से नहीं हो सकता। एक जो होलिस्टिक, एक अच्छे व्यक्ति की हम परिकल्पना करते हैं, वो चीज़ नहीं आ पाएगी। और मैं आज ये महसूस करता हूँ कि जितना होना चाहिए था संभवतः उतना प्रयास मैं नहीं कर किया। अपने अध्ययन में ही व्यस्त रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि अध्ययन के बाद, चूँकि शिशु मंदिर का छात्र था, शिशु मंदिर के सारे हमारे अध्यापक, प्रधानाचार्य सभी हमसे जुड़े हुए थे। और एक चूँकि पिताजी के पास भी लोग ये आते रहते थे, विद्वत परिषद में होने के नाते उनके,
तो उसकी वजह से उनसे एक संपर्क रहता था और उन लोगों ने भी हमें प्रेरित किया कहीं न कहीं कि जो है हमें केवल अपने लिए जीवन नहीं जीना चाहिए बल्कि समाज के लिए जीना चाहिए। और जिस देश ने जिस माटी ने आपको इस लायक बनाया कि आप कुछ कर सकें तो कुछ करना चाहिए और समाज को कुछ अपने कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम संस्कारों को ही दें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और बेहतर हो। ये हम जरूर, हाँ ये ज़रूर मुझे इस बात का खेद है कि मैं ठीक है जुड़ा ज़रूर रहा, लेकिन बहुत एक्टिवली नहीं जुड़ पाया, जिसका मुझे निश्चित तौर से खेद है क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज के कई छात्र उसमें बहुत अच्छा अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, उनका योगदान बहुत अच्छा रहता है और ऐसा नहीं है कि वो बहुत पढ़ने में बेकार होते हैं, उनका योग मतलब पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आवश्यक अंग है कि समाज सेवा ज़रूर करनी चाहिए और मैं तो सच कहता हूँ कि जो है हर बच्चे को कुछ इस तरह का करिकुलम भी हमारा होना चाहिए कि वो समाज से जुड़े, वो जाने। अब मेडिकल कॉलेज में अगर कोई छात्र आता है और वो उसने कभी गांव देखा ही नहीं है, बिल्कुल। तो वो क्या जानेगा कि भारतवर्ष कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत में किस तरह की कठिनाइयाँ हैं। वो तो अगर इफ़ यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, तो हाउ कैन यू इमेजिन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द योर कंट्री। तो डेफिनेटली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक मेडिकल में तो करिकुलम आ गया है और वो गांव में जाते हैं, गांव के दो परिवारों से जुड़ते हैं, उनके उनकी स्टडी करते हैं, उनको राय देते हैं और वो जब आप उनसे जुड़ते हैं तो उस परिवार का आप एक अंग हो जाते हैं। केवल ठीक है भले खून का रिश्ता नहीं होता लेकिन उससे भावनात्मक एक जुड़ाव हो जाता है और उनकी परेशानियां उनकी आज भी जो है जिन दो परिवारों को हमें अलॉटेड था उसमें से एक परिवार तो अभी तक मेरे से जुड़ा हुआ है। तो ओके। निश्चित तौर से ये सब हम लोगों के लिए जो है एक अच्छे इसी तरह के करिकुलम केवल मेडिकल ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि सभी कोर्सेज में आना चाहिए। ये एक अच्छा अंग हो सकता है हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। बिल्कुल। सर हम लोग जब आईआईटी में थे, जब हम फर्स्ट ईयर में गए वहाँ पे, तो वहाँ पे नया कोर्स इंट्रोडक्शन हुआ ह्यूमन वैल्यूज़ का। तो उस टाइम हमें नहीं पता चला कि ये जो कोर्स आया है वो है किस है लिए। क्या? बिल्कुल। बट थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द करिकुलम, जब हमने उसको गो थ्रू किया, देन वी रियलाइज्ड कि सो मेनी थिंग्स वी ऑलरेडी मिस्ड आउट। इसका जो कंप्लीट पैकेज है, टू अंडरस्टैंड पीपल, टू यस। अंडरस्टैंड द वैल्यूज, मोरल्स, ये बहुत ज़रूरी है। फिर जब कॉलेज से हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि जो संघ शाखा चलती है, वो गांव गांव में ये काम है वो वहाँ पे कर रहे हैं। करिकुलम नहीं है, कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट दे आर डिलीवरिंग देयर एफर्ट टू पुट देयर, कि लोगों को ये पता चल पाए कि मोरल्स, वैल्यूज, संस्कार कितने जरूरी है। नहीं वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेरा भी कई बार जाना हुआ बिकॉज एज ए एमडी स्टूडेंट आई हैड विजिटेड मेनी टाइम्स फॉर ब्लड डोनेशन स्पेशली इन आईआईटी कानपुर। ओके। तो एच बी टी आई वहाँ पे एक दूसरा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है प्लस कई सारे जो है क्राइस्ट चर्च वहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज है। तो उसमें भी हम सब मेरा जाना हुआ और देखा हमने कि ऐसा नहीं है कि केवल जो है डॉक्टर ही एक समाज सेवा करता है, मुझे सबको करते हैं लेकिन उस चीज़ को हर बच्चे में आए ये मेरा एक सपना जरूर है। तो मेरा मानना ये है कि जो है उसको इस तरह की चीज़ों को एक आपने कहा ना कि आईआईटी लेवल पे मैं समझता हूँ कि इसको इनिशियल लेवल से अब करना चाहिए करेक्ट। कि बच्चों में ही जन्म से ही जो है जब वो स्कूल जाना शुरू करता है उस समय से ही वो इस बात को सीखता रहेगा तो डेफिनेटली जो है और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। सर इससे एक और सवाल ये निकला कि एक जनरल पर्सपेक्टिव होता है ह्यूमंस में कि अगर डॉक्टर है तो वो इतना संवेदनशील नहीं होगा, डॉक्टर है उसके पास इमोशंस नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, ये ट्रू है? सर देखिए मेरा तो मानना ये है कि हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं और 2-4% आपकी बातों के जैसे लोग हो सकते हैं लेकिन 90 और 95% जो है लोग ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अति संवेदनशील होते हैं और इस तरह के घटनाएं बहुत सारी आती हैं कि जब आपका मन द्रवित हो उठता है। मैं दो तीन ऐसे तो कई घटनाएं हैं
लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक भिखारी टाइप का व्यक्ति आप कह सकते हो, वो दर दर भीख मांग हम्म। के बेचारा अपनी जीवन चलाता था। और वो मेरे पास एक टेस्ट के लिए आया, और बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूँ, तो इनिशियली उस समय 350 रुपये उसके चार्ज हुआ करते थे। हम्म। और मेरा स्टाफ जो है वो 350 रुपये के सिक्के जो है एक झोली में भर के ले आया और मेरे को रख दिया। मैंने कहा ये क्या है? तो कहने लगा साहब वो एक पेशेंट है और वो ऐसा ऐसे है। तो मैंने कहा कि भाई यार ऐसे आदमी से क्या लेना। तो हम्म। ये लगा कि कहीं ना कहीं, बताइए, वो एक बार भी उसने ये नहीं कहा साहब मुझे कंसेशन कर दो, मेरा कम कर दो, मेरा ये कर दो, कुछ नहीं। ही जस्ट पेड फॉर इट। मैंने कहा भाई उसको वापस कर दो। तो वापस करने के बाद वो मेरे पैर छूने आया। तो समाज का एक बाइलेटरल अंग होता है, ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि केवल हमने कर दिया और मेरे पीछे पड़ गया कि कुछ तो ले लीजिए। तो आई टुक 1 रुपी फॉर दैट। ओके। तो ऐसा मैं, मुझे लगता है कि हर डॉक्टर के पास, और बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो इनके पास बहुत सारी कहानियां होती, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि, जो मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं रखता, आई एम सॉरी। नहीं, मैं भी लेकिन एग्री हूँ हाँ, सर इस बात पे। लेकिन जो है, हाँ ये जरूर है, देखिए हर समाज का पतन हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपने जैसा कहा, तो मैं उस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। लेकिन ज़्यादातर समाज जो है, मैं समझता हूँ कि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा, शायद बहुत ही कम होंगे, जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ चैरिटी अपने अपने टेबल पे बैठ के ना करते हो। तो ये तो संवेदनशीलता का उदाहरण है, न कि असंवेदनशीलता का। बिल्कुल। ये सवाल सर मैंने पूछा सिर्फ इसलिए कि ये जो जनरल पर्सपेक्टिव है कि हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमारा सही से इलाज नहीं किया, उनके लिए सब लोग बराबर है, उस पर्सपेक्टिव को हटाने के लिए ये सवाल मैंने नहीं आपसे हटा, देखिए पूछा। आप तो कंप्लीट हटा नहीं, मैंने आपको बहुत, अगर आप हमारे अभी पिछले अभी कुछ मिनट पहले जो बातें हुई, आप मैंने कहा ना कि ये बचपन से अगर हम संस्कार डालेंगे तो ये चीज़ें और बेहतर डेवलप। बिल्कुल। तो इसलिए जो है उन लोगों में भी ये संस्कार आए, ऐसी मेरी अपेक्षा जरूर रहेगी समाज से। और मैं ये नहीं, मैंने कहा ना कि ये 100% ये नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी बहुत बिल्कुल। अच्छा है और वो है। प्राइवेट में एक एक तो हमारे सामने और चैलेंज रहता है कि जो है हमारा मरीज अगर ठीक नहीं होगा तो फिर हमारी प्रैक्टिस आगे कैसे चलेगी। प्राइवेट प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आपका मरीज ठीक नहीं होता है तो अगला मरीज आपको नहीं कैसे वो आएगा। रेफर करेगा। बिल्कुल। अगर आप ठीक होके जाएंगे तो 4 लोग कहेंगे नहीं यार वो डॉक्टर बड़ा हाँ। अच्छा है। तो निश्चित तौर से वो सारी चीज़ें, तो उसका सारे रिperकशन उसी के आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है केवल आपने दवा लिख दी और वो कर दिए। देखिए यहाँ पे फिर वो बड़ा एक अलग विषय हो जाएगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप 1 मिनट में मैं छोटा सा ठीक। करके ख़त्म करूँगा, क्योंकि उस पे बहुत लंबा विषय है। इसमें गलती दोनों की होती है। डॉक्टर सोचता है कि मेरा मरीज चला ना जाए, पेशेंट सोचता है कि अरे यार मैं 3 दिन से परेशान हूँ और मेरा दर्द ही नहीं ठीक हो रहा है। तो वो ऐसी दवाएं भी दे देता है कभी कभी कि जो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ओके। तो वो चीज़ें हम लोग अपने मेडिकल कैंप्स में, मेडिकल जो डिस्कशंस होते हैं हम्म। सीएमईज और कॉन्फ्रेंसेस में, उनमें हम लोग डॉक्टरों को ये कहते हैं कि भाई ठीक है, उसको काउंसिल करो कि दर्द को सहना इंपॉर्टेंट है, ना कि दर्द की दवा तुरंत लेके और बार बार वो दर्द की दवा लेके अपनी किडनी डैमेज कर लो। दिस इज नॉट अ गुड दिस प्रैक्टिस। इज नॉट ए सॉल्यूशन। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, दैट इज लॉन्ग टर्म यू आर गोइंग टू डैमेज देम। तो इसलिए वो सारी बहुत, और मरीज चाहता है कि बस तुरंत ठीक हो जाए, दर्द तुरंत नहीं ठीक हो सहना जाए। पड़े। मैं आपको बताऊं कि एक कैंप में मैंने 1 घंटे इसी पे भाषण दिया, किडनी डैमेज हो जाती है भाई दर्द की दवा से। और उसके बाद जब मैं बैठा दवा देने, हम्म। तो 90% लोगों की डिमांड वही थी, दर्द की दवा दे दो आप। तो ये बड़ा आयरनी है, बट ठीक है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इसका छोड़ना नहीं चाहिए। उनको सिखाते रहिए, समझाते रहिए। कुछ लोग समझते हैं, 10 में अगर 2 भी समझ गए तो कुछ तो समझे। कुछ तो समझो। आरएसएस इस साल अपना 100 ईयर कंप्लीट कर रहा है। आप खुद कब संघ से जुड़े और उस दौर का अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए संघ से मैंने बताया ना कि शिशु मंदिर का छात्र होने के नाते अपने आप जुड़ा हो गया। और मुझे लगता है, मुझे तो याद भी नहीं कि कब मैं ऑफिशियली जुड़ गया, वहाँ के संघ की शाखाओं में कब जाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि कक्षा 3 या 4, तृतीय या चतुर्थ में मैं रहा हूँगा, तब मैं जुड़ा। और शाखाओं में जाना भी हुआ। और वहाँ के पूर्व छात्र परिषद में भी उन लोगों ने मुझे जोड़ा। तो देश के विभिन्न भागों में जाके उनसे भी इंटरेक्शन, और संघ की जो एक अवधारणा है, संघ को तो अब मैं समझता हूँ कि वैश्विक स्तर पर
पूरे विश्व में उसको एक मान्यता मिली है कि बहुत जो अपने अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स दे आर डूइंग देयर जॉब साइलेंटली फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्री। नेशन। करेक्ट। तो दैट वो जो भावना है वो उसके लिए ठीक है, बाकी लोग लांछन लगाते रहे वो बात अलग है, लेकिन संघ अपना एक शांतिपूर्वक बिना इन उलझनों में गए हुए अपना कार्य करता रहता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और हम लोग भी चाहते हैं, कौन कौन नहीं चाहता है कि जो है उसका राष्ट्र बेहतर हो। आप देखें ना इस समय क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है, बिल्कुल। श्रीलंका की क्या स्थिति है, नेपाल। अभी तुरंत आप देख लें नेपाल की क्या स्थिति रही। वहाँ लोगों को मार डाला गया, उस परिवार की क्या गलती थी, उसके पत्नी की क्या गलती थी बिल्कुल। जो उसको आपने मार दिया। तो ये सब चीज़ें ऐसी एनॉर्की ना हो जाए, वो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आरएसएस की जो सीख है वो एक बहुत अच्छी है। और आरएसएस में व्यक्ति जाता हो ना जाता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है आरएसएस की भावनाओं को अगर वो अलग बैठ के सोचेगा, विचार करेगा उस पे, तो उससे इतर सोच पाएगा। अगर वो जरा भी राष्ट्रवादी है तो आप राष्ट्र के विस्फोटक हैं तो बात अलग है, वरना ये कतई नहीं, वो बिल्कुल सोचेगा ही नहीं कि जो है आरएसएस इस तरह से कार्य करता है। तो आरएसएस में जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। और इस वर्ष शताब्दी वर्ष है, बिल्कुल। तो आप सोचें कि एक संगठन जो चंद व्यक्तियों से शुरू होकर आज विश्व की सबसे बड़ी सबसे जो है बड़ी। एनजीओ आप कह सकते हैं इसको, बिल्कुल। तो उस तरह से कार्य कर रहा है। ये अपने कार्यों की बदौलत ही है। आप अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो कोई भी एनजीओ बहुत दिन तक पनप नहीं सकता है। अगर आप व्यक्ति को जो है अपने एक समूह बनाया, लेकिन अगर उसको अच्छे सत्कार्यों में अच्छे कार्यों में नहीं लगाएंगे तो धीमे धीमे वो आपसे अलग हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े गौरव का विषय है कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वर्ष शताब्दी वर्ष मना। जितना मेरे को समझ में आया, एक अविरल धारा की तरह है जो निरंतर बहती जा रही है। निश्चित तौर से आई डू एग्री। भाई आप वही मैंने बताया ना कि शांतिपूर्वक अपना कार्य बिना इन लांछनों से विचलित हुए वो बिल्कुल। अपना कार्य जो है, जो हमारा ध्येय है अर्जुन की तरह से हम उस मछली की आंख की ओर देख रहे हैं कि जो है इस ओर ही देखना है, उसी पे हमारा टारगेट है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस दिशा में कार्य करते रहता है। इसीलिए आरएसएस सक्सेसफुल है और लोग इतना जलन करते हैं। जब आपके बारे में ज़्यादा आलोचना होने लगे तो समझिए कि कार्य सही हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि इस संगठन से आप जुड़े हैं, जो कि अपना सेंचुरी कंप्लीट। इट इज़ माई प्लेजर, दैट मच आई कैन। सर हमने लोगों से काफ़ी यहाँ पे बात की, तो लोग आपको डॉक्टर साहब के नाम से जानती है, महापौर के नाम से जानती है, मेयर के नाम से जानती है। उनको ये नहीं पता कि आप मेडिकल कम्युनिटी में कितने एक्टिव है। जैसे आपने अभी जो अपन ने बातचीत की कि आप समाज सेवा में कितने एक्टिव है, सामाजिक कितने एक्टिव है। इतना ही सेम जब हमने इस साइड ऑफ स्टोरी को देखा, तो आप मेडिकल कम्युनिटी में भी उतने ही एक्टिव है। जैसे आप पैथोलॉजी एसोसिएशन गोरखपुर के सेक्रेटरी हैं, एनएमओ गोरक्ष पंथ के प्रेसिडेंट रहे हैं। नेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोलॉजिस्ट। और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइटोलॉजिस्ट। सर ये जो नाम है, इनको जनता नहीं समझ में आता उनको कि ये है क्या, ये काम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम क्या होता है, इनका काम कैसे आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। कुछ इंसाइट्स है जो कि आप यहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए गोरखपुर पर्टिकुलर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द गोरखपुर, वो आप कैसे इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक गोरखपुर के मेडिकल फैसिलिटीज़ का सवाल है, वो सभी लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसा कि आपने बताया कि जो है पैथोलॉजी एसोसिएशन, आईए, इंडियन आईएमए के मेंबर, इंडियन ऑफ आईएपीएम के मेंबर, आईए आईएसी के मेंबर, तो करेक्ट। इन सब मेंबर्स का एक अपने को और बेहतर करने का एक ये माध्यम है। और आप जब कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो जितने रिसेंट एडवांसेस होते हैं, जितने चीज़ें रोज़ जो डेवलपमेंट होते हैं, उनको आपको देखने को मिलता है, उनको समझने को मिलता है और उनसे आपका इंटरेक्शन होता है, तो आप अपने आप को और परिमार्जित करके और बेहतर बना सकते हैं। और जहाँ तक रहा सवाल एनएमओ, तो एनएमओ भी मैं आपको बताऊं कि ये संघ की एक शाखा है। ओके। और इसमें जो है हमारे वो जो एलोपैथिक पद्धति के डॉक्टर्स हैं वो सारे मेंबर हो सकते हैं।
उसमें सारे एमबीबीएस हैं और डेंटल डॉक्टर्स ये दोनों उसमें इंक्लूडेड हैं। तो इनका काम ये है कि समाज के जिन लोगों तक हमारे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल जो शहर के हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनसे एक सामंजस्य बनाया जाए, जिससे उनकी उनकी अगर कुछ समस्या है तो उसको हम देखें। एनएमओ का एक बहुत बड़ा काम जो है आपके स्पेशली बॉर्डर क्षेत्र में जितने हैं वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज लगभग ना के बराबर है। करेक्ट। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं एनएमओ के माध्यम से लगभग पिछले लगभग 10 वर्षों से जा रहा हूँ, हर वर्ष हम लोग 1 या 2 कैंप करते हैं, तो वहाँ पर वो देखने को मिलता है कि ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे तब देख के रोना आता है कि जो है क्या ये स्थिति है। तो इसलिए वो उसमें अब हम लोग कि अब प्रयास ये रहता है कि वहाँ पे भाई ऐसा करो कि जो है जो चीज़ें तुरंत उनको बता सकते हो वो बता दो। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका निदान केवल मेडिकल कॉलेज या शहर में ही हो सकता है, तो उनको हम फिर अपने जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं मेडिकल कॉलेज में, सदर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनको हम वहाँ पर लाते हैं जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेजेस में, और उनके अपने मित्रों को बोलते हैं कि भाई इसको देख के प्रॉपरली, क्योंकि ये वाकई इसको आवश्यकता है। भाई अब जो बाकी लोग तो पहुंचते ही हैं अपनी हम्म। आवश्यकता अनुसार, लेकिन जिनको ये बेचारे पहुंच भी नहीं पा रहे हैं तो उनका इलाज किया जाए। तो इस तरह के कार्य एनएमओ के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें देखिए, मेडिकल तो मुझे लगता है कि शायद मेडिकल से बेहतर समाज सेवा के लिए एक और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि बाकी लोग तो जो है ठीक है, डेवलपमेंट उनका एक पीड़ित व्यक्ति से एक सामना आमना आमना सामना नहीं होता है, बहुत कम क्षेत्र बिल्कुल। ऐसे होते हैं। तो मेडिकल में तो रोज का रोज आपके ऐसे व्यक्तियों से सामना होता है। तो ऐसे में इट इज़ अ वेरी गुड, और वी हैड आई एम सेटिस्फाइड दैट आई डिड माय वर्क विद द जस्टिस। करेक्ट। जैसे मेरा अगला सवाल सर यही था कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपके पास मेडिकल बैकग्राउंड की काफ़ी लर्निंग है, इस शहर के विकास में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी शहर में रहता है तो एक सामाजिक प्राणी भी है, और वो समाज की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ माइंड में रहता है, और उसी दिशा में ये कार्य करना पड़ता है। हम लोग जब छोटे थे तो शहर में, पता नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम लोग जब कक्षा 6 में पढ़ते थे तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग इस धरती पे आए भी नहीं होंगे। बिल्कुल। तो उस समय जो है जब आप सड़कों पे चलते थे तो सड़कों पे अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको बचा बचा के चलना पड़ता था कि कहीं गंदगी में पैर न पड़ जाए, कहीं और कांटे न चुभ जाए। तो एक शहर की दशा बड़ी बहुत अच्छी नहीं लगती थी। ये लगता था कि यार कहीं विदेशों में इस तरह के दिखते हैं और यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की भावना कहीं न कहीं पनपी थी, और इस समय एक सौभाग्य मिला कि हमें इस पद पे आने का मिला, और उससे ज़्यादा सौभाग्य ये था कि हमारे मुख्यमंत्री, जिसको आप समझ सकते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी इतने लोकप्रिय हैं। तो उनका विज़न और उनका एक गाइडेंस जो हम लोग को मिला, वो भी इसमें बहुत बड़ा बिल्कुल। सहायक हुआ। और खास तौर से मेरे पूरे ड्यूरिंग द इलेक्शन मुझे लगता है कि 75% क्वेश्चंस जो है इसी पे थे कि जो है आप गोरखपुर के जल जगमाव को कैसे निपटाएंगे, किससे कैसे निजात पाएंगे, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा शहर को। तो मैंने उस समय बहुत वादा तो नहीं किया था, बट मैंने कहा भाई कोशिश करेंगे कि हम इस पे कुछ कार्य करें। और लकीली इस समय हम लोग ये कह सकते हैं कि जो जो पहले बारिश में शहर डूब जाता था, कई दिन पानी रहता था, वो उससे हम लोगों को काफ़ी निजात मिल गई है। घंटे 2 घंटे में सारा पानी जो है निकल जाता है। तो इस चीज़ का एक बड़ा संतोष होता है। इसी तरह से जो है हमने हमारे पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम जो है हर कोने से जो है, अभी गलियों में नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वो धीमे धीमे हम लोग उस पर भी प्रयास जारी है कि हर घर से कूड़ा सीधे उठ जाए और हमारे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे जाए और सीधे वहाँ से प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाए, जिससे जो है वो चीज़ें नहीं है, तो कूड़े का ढेर कहीं ना दिखे।
क्योंकि हम भी जब आए तो जो है इकला बंदे पे कूड़े का ढेर काफ़ी था, तो उसके लिए एनजीटी ने एक पेनल्टी भी लगाई थी। लेकिन हम लोगों ने उसको तुरंत बायोलॉजिकल मेथड से जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको जो है ट्रीट करके उसे ख़त्म किया, और एनजीटी के पेनल्टी से हम बचे। और इस समय हमारा जो है ये सूतनी का प्लांट जो चल रहा है, उसमें वेस्ट टू वेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम जैसे ड्राई वेस्ट से ग्रीन चारकोल बनाएंगे, जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, और उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं ना कि जैसे शहर में, जैसे आपको घर अगर आप साफ ना करें तो गंदा हो जाएगा, तो वैसे ही शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो महानगर निगम का कार्य है, वो भी वही है। वो एक बड़ा घर आप समझ लें। जो आप अपना एक छोटा सा घर है, ये पूरे शहर एक बड़ा घर है। इसकी नालियाँ अगर साफ ना हो, इसके कूड़े अगर ना उठें, शायद अगर 2 दिन 3 दिन कूड़ा अगर पड़ा रह जाए, तो आपका रहना दूभर हो जाता है, बिल्कुल। बड़ा मुश्किल होता है, सारे कंप्लेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो गोरखपुर वासियों ने भी इसमें हमें बड़ा सहयोग किया है। हम अभी भी निरंतर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई, कूड़ा कहीं जब डालेंगे तो कहीं ना कहीं लौट के आपके वातावरण को दूषित बिल्कुल। करेगा, और आपको बीमार करेगा। इसलिए आप सफाई का विशेष ध्यान रखें, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जब उन लोगों ने प्रयास किया तो काफ़ी बीमारियां भी कम हुई हैं। इनकेफ्लाइटिस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, जिसके लिए महाराज जी ने सैकड़ों बार जो संघर्ष किया है। उनके साथ हम लोग भी कई बार पैदल मार्च में रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक सफाई और वैक्सीनेशन की वजह से जो है संभव हो पाया। इसी तरह से जो है जितनी इन्फेक्टिव डिजीज़ थी वो कम हुई। तो ये सफाई का एक विशेष योगदान। तो ये दोनों चीज़ों का मुझे बड़ा संतोष है। तीसरा, हम लोग जो है वाटर पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं, वाटर प्योरिफिकेशन पे। उस पे भी जो है हम लोग जो है नेचुरल प्रोसेस पे ज़्यादा, क्योंकि महाराज जी का ये जोर था कि भाई किसी तरह से इसको नेचुरल रेमेडिएशन कर किया जाए, न कि जो है केवल एसटीपी लगा के। और करेक्ट। एसटीपी का जो है खर्चा भी बहुत आता है, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट एज वेल एज रनिंग कॉस्ट, करेक्ट। दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपको बताऊं कि पर एमएलडी जो है एसटीपी की कॉस्ट आती है 4 करोड़। ओके। और हमने जो है अभी फाइटो रेमडेशन से 8 किलोमीटर लंबा एक बनाया है, जिसमें हमारे पर एमएलडी कॉस्ट आई है 2.5 लाख। कैन यू इमेजिन? बहुत इट इज़ डिफरेंस। ए ह्यूज डिफरेंस। एंड मेंटेनेंस भी शायद 10-12 करोड़ का पर उसमें आता, जितना बड़ा हमने वो लिया है 200 mld का, वो हमारा 2-3 लाख पर मंथ आता है। तो नेचुरली इट इज एंड नो पावर इज नीडेड फॉर दैट, नेचुरल प्रोसेस है। तो इसलिए फाइटो रेमडेशन से हम लोगों ने किया है। और मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि जो है इस चीज़ को पूरे एक्सेप्ट किया गया है। अभी हम लोग को इसके लिए गोरखपुर नगर निगम को गिफ अवार्ड, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट करेक्ट। फाउंडेशन का अवार्ड मिला। और इसको जो है अभी हमारे म्यूनसिपल का कमिश्नर साहब ने जो है जर्मनी में जाके इसका प्रेजेंटेशन भी किया है। ईयर लास्ट इस वर्ष के अंत में जो है जर्मनी की एक टीम उसको स्टडी करने भी आ रही है। तो आप सोचें कि जो है ऐसी चीज़ों को अगर हम कर पा रहे हैं और विदेशी भी हमसे सीखना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बिल्कुल। है। ये सर दर्शाती है कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है, सही निर्देश, काम, भावना से अगर किया जाए तो उसको एक पाथ मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है और समय के साथ चीज़ें बेहतर होती चलती है। तो देखिए, ये पूरे टीम वर्क है। करेक्ट। अब मैं बहुत सोच लूँ और हमारी टीम काम ही नहीं करे तो कैसे संभव है? मैं अकेला झाड़ू लेके पूरे शहर को तो नहीं साफ कर सकता। तो निश्चित तौर से ये चीज़ें जो है एक मैं समझता हूँ कि टीम पूरी लगी रही। इस टीम के पूरे हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर, नगर आयुक्त, पूरे पार्षद बंधु, और सारे हमारे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं, तब जाके ये उपलब्धि बिल्कुल। हासिल हुई है। और गोरखपुर जो मैंने जब ज्वाइन किया था तो 74वें स्थान पे था अपने कैटेगरी में। इस वर्ष हम चौथे स्थान पर पहुंच बिल्कुल पाए। हमने देखा तो सर अभी। हाँ जी, तो इसलिए जो है वो चीज़ें तभी संभव हो पाई जब हमारी पूरी टीम ने लग के उस पर मेहनत की। तो निश्चित तौर से जो है ये हमारे लिए बहुत। कॉन्ग्रेचुलेशन सर थैंक यू, अगेन फॉर थैंक यू। फॉर दिस अचीवमेंट की नहीं, मैं इसकी, देखिए, इसकी कॉन्ग्रेचुलेशन मैं नहीं लेता हूँ, इसका टीम कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी टीम और पूरे गोरखपुर गोरखपुर वासियों के को, लोग। जिसने जिसने सपोर्ट किया। अगर वो हमारे जाने के बाद तुरंत कूड़ा फूल फेंक दें तो मैं क्या करूँगा? बिल्कुल। तो इसलिए उन सब का सहयोग रहा है, और उन सबको बधाई इस बात के लिए कि उनका शहर, हमारा शहर, आपका शहर ये इस स्थान पर पहुंच पाया। चौथे नंबर पे है सफाई में। जी। सर इसी पे हम लोग एक सवाल और पूछेंगे आपसे कि कोविड-19 का जो दौर था, हमने देखा कि यूपी की जो सिचुएशन है, वैसे तो पूरे भारत
में ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल में रही जितना हम विदेश में देख पाते थे। और उसमें से भी अगर मैं यूपी की बात करूं तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो, चाहे वो लोगों की क्वारंटीन करना हो, चाहे उनको मेडिकल सपोर्ट देना हो, चाहे उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हो। उस समय गोरखपुर में आपका क्या योगदान रहा, या फिर जो सीएम सर है उनका विजन किस तरीके से था? देखिए उसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि एज ए पैथोलॉजिस्ट हम लोग जो है अपने पूरे कोविड की टेस्टिंग के लिए बहुत जूझ रहे थे, क्योंकि उस समय कितना वर्क बर्डन था, इतना उस वर्क प्रेशर था कि एक बहुत बड़ी दिक्कत का विषय था। बट वी वे डूइंग इट। और गोरखपुर की बहुत सारी लैब जो है वो काफ़ी अपने आप को अपग्रेड करके उन्होंने ये किया। और साथ में आईएमए अध्यक्ष होने के नाते भी एक दूसरी जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ों की, कैसे ऑक्सीजन सप्लाई हो, कैसे बेड्स मिलें। बहुत सारे लोगों को जो है लखनऊ में बेड नहीं मिलते थे, तो हम लोग उनको यहाँ बुला के, कुछ जानने वाले या किसी ने रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे एक जानने वाले हैं, उनके एक रिलेटिव हैं, वो वहाँ लखनऊ में बिस्तरों का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम लोगों ने कोशिश की कि जो है उसको यहाँ पे एडमिट किया। और बाकी देखिए, जन्म मृत्यु तो मैं समझता हूँ कि भगवान के हाथ में है, लेकिन उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उसकी परेशानियों को कम करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना, ये ज़रूर थोड़ा डॉक्टर के हाथ में है। और डॉक्टरों ने, गोरखपुर के चिकित्सकों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और बहुत अच्छे जो है उनके प्रयासों का परिणाम रहा कि गोरखपुर ने बहुत अच्छा किया, मैं ये मानता हूँ। और सभी चिकित्सकों ने अगर अच्छा कार्य न किया होता तो संभवतः ये संभव ना होता। तो इसलिए मैं गोरखपुर के चिकित्सकों को और महाराज जी के गाइडेंस को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अब तक हमने आपकी यात्रा के बारे में जाना, बचपन के संस्कार, डॉक्टरी का सफ़र, संकट के समय में आपकी भूमिका और फिर राजनीति में कदम। लेकिन जब आप महापौर हैं तो सबसे अहम सवाल यही है कि गोरखपुर का भविष्य आपके विजन में कैसा दिखता है? देखिए गोरखपुर का विजन तो मैं समझता हूँ कि जो है महाराज जी के आने के बाद तो इट हैज़ ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म। करेक्ट। आप देखें ना, जो जो आप, अगर आपको, मैं समझता हूँ कि जो कि अगर आपका गोरखपुर से वास्ता रहा है, तो आप अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि जो है गोरखपुर की सड़कों की क्या दशा थी, गोरखपुर में बिजली की क्या दशा थी, ट्रैफिक, ड्रेनेज, ट्रैफिक की क्या दशा बेसिक थी। इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो सारी चीज़ों में कितना बेहतर हुआ है, ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो 5-7 साल पहले आया होगा गोरखपुर, अगर आएगा तो उसे लगेगा कि जो है गोरखपुर है, वही शहर है या कोई और शहर में मैं बिल्कुल। आ गया हूँ। और एक बहुत बड़ी अधिकारी आई थी, हम्म। और उन्होंने कहा अरे आप लोगों ने तो बिल्कुल इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, क्योंकि हमें तो 7-8 साल पहले वो आई थी इसी इन्हीं कार्यों के लिए, इवैल्यूएशन के लिए। और उन्होंने हम लोग को और प्रोत्साहित किया था कि नहीं नहीं, यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल, एंड यू कैन गेट ए गुड प्लेस, गुड पोजीशन इन द ये स्वच्छता सर्वेक्षण। तो इसलिए जो है वो महाराजगंज भी गई, और उन्होंने सब इधर इस एरिया का दौरा किया था, और उन्होंने बड़ा संतोष किया था। तो उससे हमें एक और बल भी मिला था कि चलो, महाराज जी के निर्देशन में हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, और उस वो मेहनत हम लोगों की और महाराज जी के गाइडेंस, ये हम लोगों के लिए एक बड़ा प्रेरक साबित हुआ, और हम लोगों ने अच्छा स्थान वो प्राप्त चेंज दिखता है सर कि बिफोर एंड आफ्टर, ये क्लियर चेंज है जो किया। कि एग्री। हम लोग भी देख पाते हैं। एब्सोल्युटली यस। वो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि महायोगी गुरु गोरखनाथ की धरती है। इसको संस्कृति, इसकी अपने आप की एक संस्कृति है। मॉडर्नाइजेशन में, जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है उसके साथ साथ संस्कृति की जड़ें भी उतनी मजबूत रहे, इसके बारे में आप? गोरखपुर बड़ा एक आध्यात्मिक शहर है, और बाबा गोरक्षनाथ जी का जो देखिए धरती है, जिनको शिव अवतारी माना जाता है, तो भगवान शंकर की धरती आप कहें इसे। और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई हैं, बड़े अच्छे लोगों से यहाँ का वास्ता रहा है। आप देखें, बगल में हमारे गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली है, इस बगल जो है कबीर की स्थली है। और बड़ा दायरा ना भी करे तो भी जो है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत लंबा स्टे रहा है। और मुंशी प्रेमचंद को जो है एक उपन्यास का और कहानियों का एक बादशाह मानते हैं। रेवोल्यूशनरी थॉट। रेवोल्यूशनरी, उनका वो एक अंतिम व्यक्ति की जो भी परेशानियां थी, उनको भी उन्होंने बड़ी सहजता से महसूस किया,
और उसका एक इतना अच्छा चित्रण किया कि आज के समय में भी अगर आप उन कहानियों को पढ़ें तो आपको कोई ना कोई पात्र आपके अगल बगल समाज का दिख गबन, जाएगा। एक गबन थी उनकी। बहुत सारी गमन है, नीला है, फिर आपका ये गोदान तो गोदान। एब्सोल्युटली नो सेकंड ओपिनियन फॉर दैट। तो बहुत सारी चीजें हैं उनकी, तो मतलब नमक का दरोगा है, वो कहानियों की लिस्ट है, भरमार है तो। और उन हर कहानियों में उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है, या तो समाज की कुरीतियों के प्रति, या समाज की विवशता के प्रति, गरीबी के प्रति, हर चीज का उन्होंने एक चित्रण किया है। अब वो आप वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा चिमटा। लेके आता है, बिल्कुल। वो कहानी आपके दिल को छू जाती है बिल्कुल। कि एक छोटे से बच्चे का क्या एक मनोस्थिति होती है, वो अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति वो क्या किस मेला तरह का गया भाव है, वो रखता है। मेले में घूमने गया है, वो खिलौनों की जगह चिमटा लेके आता है। मेरे फादर साइकोलॉजिस्ट थे, वो कहते थे कि जो है, अगर बच्चे को आप कुछ देना चाहते हो तो वो इतने बढ़िया बढ़िया जो आप खिलौने देते हो और बगल में थाली रख दो, शायद थाली बजाना ज़्यादा पसंद करेगा। तो उसकी भावनाएं हैं, उससे आवाज़ निकलती है, उससे वो अपनी दादी के कष्ट को देखते हुए वो लेके आया। दो तो बैलों की वो कथा, बूढ़ी तो काकी। पहले यस, तो मतलब बताया ना, पंच लाइट, बहुत सारी कहानियां, मतलब मैं आई कैन एनुमरेट, तो इसलिए उनकी कहानी रही है। बहुत बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, ही वॉज अगेन फ्रॉम गोरखपुर। तो बिल्कुल। एक बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक विरासत है इस शहर की। और मैं समझता हूँ जो है हमारा एक डेवलपमेंट होना चाहिए बहुत बड़ा, जितना साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए उसके साथ साथ उन्होंने अपने विरासत को भी संजोने की जो है इच्छा व्यक्त करते हैं। और उन चीज़ों को धरातल पर लाने की, ये नहीं कि केवल बस सोच लिया और काम खत्म हो गया। अब अभी हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है उसके लिए उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया कि जो जब से ये नगर पालिका इस्टेब्लिश हुई तब से लेके आज तक की जो हिस्ट्री है उसको आप एक बढ़िया एक म्यूजियम के फॉर्म में बनाएं। तो जब आप म्यूजियम बनाएंगे तब आप जानेंगे कि कैसे कैसे हमारे शहर का बिल्कुल। डेवलपमेंट हुआ, तो तभी जान पाएंगे। अदरवाइज आपको क्या पता, आप तो जो आज का बच्चा है उसने तो कुछ देखा ही नहीं है, वो तो टीवी की दुनिया और मोबाइल की दुनिया से शुरुआत होती है। लेकिन वो लालटेन में भी किसने पढ़ा है, लालटेन शहरों में आप सोचें कि स्विच ऑन करते हैं और पूरे शहर की लाइट। लाइट जल जाती। बिल्कुल। उस जमाने में छोटे छोटे लैंप लगते थे और एक व्यक्ति का काम होता था उसमें तेल तेल डालना डालना और जलाना। और बत्ती सही करना। तो वो सारी चीज़ों का मेंटेन आप सोचे कितना कठिन कार्य रहा होगा। तो ये उन चीज़ों को, कष्ट को जानेंगे हम कि कैसे कैसे कष्टों से हम उभर के आए हैं और आज इस स्थान पर हैं, तब आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। और जो व्यक्ति अपनी विरासत से दूर होता है उसकी जड़ें कट जाती हैं और वो एक सूखा तना बन जाता है। सर, युवाओं के लिए आप देखिए युवाओं के लिए ऐसा कोई वो नहीं है, किताबें पढ़नी चाहिए। युवा हमारे हमसे ज़्यादा जानते हैं बिल्कुल। नॉलेज वाइज, बस उनको एक डायरेक्शन हमें सही देने की आवश्यकता है कि वो एक सही दिशा में कार्य करें। आजकल हर चीज़ एक क्लिक के दूरी पर है, लेकिन फिर भी किताबें, अच्छी किताबें पढ़ना, उनसे कुछ ओपिनियन लेना और उनके उससे जो आदर्श मिलते हैं उन चीज़ों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि एक पॉजिटिव साहित्य जितने भी हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की ऐसे व्यक्तित्व हैं, सुभाष चंद्र बोस की अगर जीवनी आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि उस व्यक्ति ने देश के लिए किया क्या। चंद्रशेखर आज़ाद ने, इन लोगों ने जितनी अपनी कुर्बानियां दी इस देश के लिए, इतिहास को जानेंगे तब आप जो है और आपका देश के प्रति लगाव और बढ़ेगा और बेहतर करेंगे। वरना आप क्या जानते हैं कि भगत सिंह ने फांसी दे दी, हाँ दे दी भाई फांसी, उस व्यक्ति ने, आप सोचिए कि जो है जानबूझ के, वरना चाहते तो वो भाग सकते थे। बिल्कुल। बिल्कुल सर। लेकिन वो व्यक्ति रुक के दूसरा संदेश, ये नहीं कि केवल जो है मेरा मारना उद्देश्य नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने एक संदेश दिया कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, आप हमें ये करके दो। तब जाके जो है ये चीज़ें, इस देश हमारा इस तरह से हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि देश की प्रगति के लिए हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए और अच्छे साहित्य पढ़ें, और जिससे उनका उनका अपना डेवलपमेंट तो हो ही, और साथ में अपने समाज और देश का भी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जिससे हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो और जल्द से बने। सर, ये गोरखपुर का मैं अभी देख रहा था, 15 अगस्त को मैं रिसर्च कर रहा था कि गोरखपुर ने कितना योगदान दिया है आज़ादी को लेकर के। उसमें भी बहुत सारे बहुत कार्य हैं।
राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी बिल्कुल और चौरी चौरा वही। स्मारक आपको ध्यान ही होगा। तो यहाँ तो बहुत सारे इस तरह के कार्य हुए। मैंने बताया ना कि बड़ी आध्यात्मिक और बड़ी क्रांतिकारी धरती रही है, और इसका जो है हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम गोरखपुर वासी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की बातचीत में हमने देखा कि एक डॉक्टर से लेकर समाज सेवक और फिर महापौर तक की यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत एम्बिशन नहीं, बल्कि समाज और शहर के प्रति गहरी जिम्मेदारी का परिणाम है। लोक दर्पण में आने और हमारे साथ अपनी बात साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू।